Good morning, everyone. Good morning. Good morning.
अब आ रही है? अब आ रही है क्या? ओके। ये सर आ रही है। वो लाइट चली गई थी बीच में। गुड मॉर्निंग। जिसकी वजह से थोड़ा सा अव्यवस्था फैल गई। हाँ, तो कहाँ थे हम? लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा तो खत्म हो गया था। लाइम सोडा खत्म हो गया था। दूसरा लिखिए जियोलाइट प्रोसेस। दूसरा लिखिए जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस। इस जियोलाइट प्रोसेस में क्या होता है देखिए, एक इस तरीके का प्रेशर फिल्टर के जैसा रहता है अरेंजमेंट इसका। इस जियोलाइट में, इसको सही बनाना, इस जियोलाइट प्रोसेस में ये प्रेशर फिल्टर के जैसा अरेंजमेंट रहता है। इसके बीच में जियोलाइट बेड होता है। इसके बीच में जियोलाइट बेड होता है। इस जियोलाइट बेड में क्या क्या होता है? वो कुछ कई सारी चीजें होती हैं जिनको हाइड्रो क्या बोलते हैं, इनका स्पेशल नाम दिया गया है हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ सोडियम और एल्यूमिनेट। तो इस जियोलाइट के बेड में से जब पानी पास करता है तो केमिकल रिएक्शन से जो हार्डनेस होती है पानी में, वो हार्डनेस इसी बेड में कन्वर्ट हो जाती है जो बेड हार्डनेस को रिमूव करता है। ठीक है? जो बेड, ये जो जियोलाइट का बेड है, इस जियोलाइट बेड में ही चेंज हो जाती है हार्डनेस, और इसका जो एफ्लुएंट मिलता है उसमें फिर आपको जीरो हार्डनेस मिलती है। बस इतना सा मैकेनिज्म है इसका। बस इसमें इतना सा मैकेनिज्म है। देखिए, द इक्विपमेंट यूज्ड इन जियोलाइट प्रोसेस, equipment used in zeolite process, equipment used in zeolite process is in the form of, is in the form of, in the form of pressure filter. Zeolite are natural or synthetic cations. Zeolite are natural or synthetic cations or base exchange hydrated silicates, or base exchanged hydrated silicates of sodium and aluminum. सोडियम और एल्यूमिनियम। इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं जनरली
Na2O Al2O3 into X SiO2 into Y H2O इंटू वाई H2O। एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जनरली इसको लिख दिया जाता है Na2Z। इसको जनरली लिख दिया जाता है Na2Z। ये जो पूरी क्वांटिटी है O से लेके यहां तक की, इस पूरे को Z लिख दिया जाता है। ब्लर हो रहा है? अब ठीक है क्या? हम्म। अब ठीक है। दीज अब होता क्या है, अब तुम्हारे पास हो सकता है कैल्शियम और मैग्नीशियम की हार्डनेस है। कैल्शियम या मैग्नीशियम की कोई भी हार्डनेस है, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे वो बाइकार्बोनेट हो, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे वो बाइकार्बोनेट हो, या फिर किसी भी तरीके की हार्डनेस हो। जब ये Na2Z के साथ रिएक्ट करेगा, Na2Z के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या करता है, Ca या Mg का हाइड्रेट सिलिकेट बना देता है। यही वाला बेड बना देता है जो बेड हार्डनेस को रिमूव कर रहा था। Ca और Mg जेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बाकी जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्लोराइड सल्फेट है, ये बन जाते हैं सोडियम के। और सोडियम का सल्फेट क्लोराइड बाइकार्बोनेट कार्बोनेट वगैरह हार्डनेस नहीं होता है। ये NaCO3 NaHCO3 NaCl NaSO4 NaNO3 इनमें कन्वर्ट हो जाता है, और ये हार्डनेस नहीं है, ये हार्डनेस नहीं है। तो यहां से आपको जीरो हार्डनेस का वाटर मिलता है, यहां से आपको जीरो हार्डनेस का वाटर मिलता है, ध्यान रखना। जियोलाइट प्रोसेस गिव्स जियोलाइट प्रोसेस gives zeolite process gives zero hardness water, zero hardness water। ठीक है, बस इतना सा प्रोसेस है जियोलाइट का। यहां से क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा जाता है कि जीरो हार्डनेस वाटर आपको किससे मिलेगा, तो जियोलाइट से मिलेगा, या फिर आयन एक्सचेंज मेथड से भी मिलता है जीरो हार्डनेस का वाटर। डन। हो गया सभी का? ये और लिया ना एकदम, और लिया चाहिए। इसके बाद लिखिए डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन नेक्स्ट। डीमिनरलाइजेशन में कुछ भी नहीं करते, एक बार एनायन रीजन से पास करवाते हैं पानी को, एक बार कैटायन रीजन से पास करवाते हैं पानी को, दैट्स इट।
एनायन से पास करवाओगे तो कैटायन वाली जितनी इंप्योरिटी है वो एडजॉर्ब हो जाएंगी, और कैटायन से पास करवाओगे एनायन वाली सारी इंप्योरिटीज वहां पे एडजॉर्ब हो जाएंगी। मतलब मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स के कैटायंस होंगे, और मिनरल्स के कैटायन अपने साथ में या तो पॉजिटिव चार्ज लिए रहेंगे या तो नेगेटिव चार्ज लिए रहेंगे। ठीक है, तो ये इसमें कुछ भी नहीं है। दिस प्रोसेस रिमूव्स द मिनरल इन वाटर, डीमिनरलाइजेशन में लिखिए demineralization. This process removes minerals in water. Minerals in water. The complete removal is done by complete removal is done by first passing the water by first passing the water through cation exchange regions, through cation exchange regions, and then anion exchange regions. Then anion exchange regions. That's it. इसके बाद लिखिए कुछ माइनर ट्रीटमेंट भी हम अप्लाई करते हैं वाटर में। माइनर ट्रीटमेंट, सबसे पहला एक्टिवेटेड कार्बन। सबसे पहला एक्टिवेटेड कार्बन, नाम सुना होगा एक्टिवेटेड कार्बन का। जॉन अब्राहम एक ऐड करता था किसी फेस वॉश का शायद, जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल हुआ करता था, ऐसा कुछ बोलता था वो, याद है किसी को? वो एक्टिवेटेड चारकोल यही है, एक्टिवेटेड कार्बन है। तो एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है? फिटकरी का यूज देखा है कभी पानी में? पानी में फिटकरी डाल के देखिए कभी। जब पानी में कभी फिटकरी डालते हैं तो फिटकरी क्या करती है? पानी में फिटकरी डालते हैं तो फिटकरी क्या करती है? जो बाकी इंप्योरिटीज होती हैं उन इंप्योरिटीज को एड्जॉर्ब कर लेती है। सेम फंक्शन एक्टिवेटेड कार्बन का होता है बिल्कुल, कि आसपास जो इंप्योरिटीज हैं उनको एड्जॉर्ब करके रख लेती है। ये नुकसान नहीं करता है, एक्टिवेटेड कार्बन नुकसान नहीं करता, क्योंकि ये तो खुद नीचे बैठ जाता है, ये तो सेडिमेंट है एक। ज्यादा इफेक्टिव हो एक्टिवेटेड कार्बन, इसलिए हम करते क्या है, इसको पाउडर्ड फॉर्म में रखते हैं। इसको पाउडर्ड फॉर्म में पानी में मिला देते हैं, और इसके आसपास जो इंप्योरिटीज होती हैं उन इंप्योरिटीज को एड्जॉर्ब करके और ये नीचे सेट कर देता है। ठीक है, तो अगर इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा नहीं हो पानी में तो इस तरीके की टेक्निक भी काम में ली जा सकती है। ड्यू टू एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, ड्यू टू adsorption property, it removes taste, color and odor. It removes taste, color and odor. It is added before or after coagulation. It is added before or after coagulation, but before filtration, but before फिल्ट्रेशन से पहले ऐड करेंगे इसको, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन की भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यूजुअल डोज 5 to 20 milligram per liter.
Usual dose 5 to 20 milligram per liter. When it is used as coagulant, when it is used as coagulants, it aids the coagulation. It aids the coagulation. मतलब ये कोगुलेशन में हेल्प करता है, कोगुलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है अगर इसको किसी कोगुलेंट के साथ ऐड किया जाए तो। कोगुलेशन बनता कैसे है, कौन पूछ रहा है? क्या नाम है भाई? अभिनव सिंह। अरे एक्टिवेटेड कार्बन होता ही है, एक्टिवेटेड कार्बन, कार्बन की फॉर्म होती है। आगे चलें। बता दूं? नो सर। नेक्स्ट लिखिए, रिमूवल ऑफ फ्लोराइड। रिमूवल ऑफ फ्लोराइड, इनके नाम याद रखना सिर्फ, कि फ्लोराइड के रिमूवल के लिए क्या क्या चीजें काम आती हैं। रिमूवल ऑफ फ्लोराइड, इसके लिए जनरली दो चीजें काम लेते हैं। एक है प्रशांति टेक्निक, एक है प्रशांति टेक्निक। प्रशांति टेक्निक में क्या करते हैं, एक्टिवेटेड सिलिका या एक्टिवेटेड एल्यूमिना, इनसे वाटर को पास करवाते हैं। जो फ्लोराइड्स होगा वो फ्लोराइड वहां पे अटैच होके और रिमूव हो जाता है। दूसरा है नालकोंडा टेक्निक, उसमें लाइम और एलम ऐड करते हैं या सोडा और एलम ऐड करते हैं, दो तरह की चीजें। तो पहला लिखते हैं प्रशांति टेक्निक। इन दिस मेथड, in this method, raw water containing high content of fluoride, in this method, raw water containing high content of fluorides, containing high content of fluorides is passed through, is passed through the insoluble granular bed, through insoluble ग्रेनुलर बेड, या फिल्टर जैसा बेड ही होता है ये, इनसॉल्युबल ग्रेनुलर बेड ऑफ एक्टिवेटेड एल्यूमिना, एक्टिवेटेड एल्यूमिना और एक्टिवेटेड कार्बन, और एक्टिवेटेड कार्बन, which absorbs fluoride from water, which absorb fluoride, which absorb fluoride from water. दूसरा है नालगोंडा टेक्निक, नालगोंडा टेक्निक। इस नालगोंडा टेक्निक में एक बार तो वाटर में लाइम डालेंगे या सोडा डालेंगे,
लाइम और सोडा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद एलम डाल के और इसको छोड़ देंगे। एलम डाल के थोड़ा सा हल्का मिक्स करके ताकि एलम पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद में 10-20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। एलम मिलाने के बाद जो फ्लोराइड है, वो फ्लोराइड क्या होगा, नीचे बैठ जाता है, नीचे सेडिमेंट हो जाता है। दिस इज मेनली यूज्ड फॉर एरियाज, रूरल एरियाज। दिस इज मेनली यूज्ड फॉर रूरल एरियाज। It uses aluminum salt. It uses aluminum salt. Aluminum salt alum ही होता है। For removal of fluoride. For removal of fluoride. For removal of fluoride. Raw water is firstly mixed. Raw water is firstly mixed with adequate amount of lime. With adequate amount of lime और सोडा। लाइम या सोडा ऐड करते हैं। Alum solution is then added. Alum solution is then added and water is stirred slowly. And water is stirred slowly for about 10 minutes. For about 10 minutes and allowed to settle. And allowed to settle. ठीक है। तो जो वो होगा फ्लोराइड, वो नीचे सेट हो जाएगा। ये सारे के सारे जितनी भी चीजें आज पढ़ी हैं, ये सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कि ऐसे भी कुछ प्रोसेसेस होती हैं। क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे यहां से, सिर्फ इनका नाम पूछा जा सकता है कि अगर फ्लोराइड है तो फ्लोराइड के रिमूवल के लिए क्या कर सकते हो आप। तो दो तरीके हुए फ्लोराइड रिमूवल के। फ्लोराइड रिमूवल का तीसरा तरीका है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड बिल्कुल वैसा है जैसा डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस था। एक बार एनायन से पास करवाएंगे, एक बार कैटायन से पास करवाएंगे। और फोर्थ जो तरीका है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। कौन पूछ रहा था रिवर्स ऑस्मोसिस एक दिन? रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, उससे जुड़ी कुछ बात में पूछ रहा था उसी टाइम पे। तो काफी टाइम हो गया, पता नहीं क्या।
करके देखो। हेलो, डन। रिवर्स ऑस्मोसिस कौन पूछ रहा था? एक बहुत बारीक मेम्ब्रेन होती है, बहुत बारीक फिल्टर होता है, उस मेम्ब्रेन से पानी को पास करवाया जाता है सिर्फ, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जितना मेम्ब्रेन का वॉइड का साइज होता है, उससे बड़े जितनी भी इंप्योरिटीज हैं, कुल मिला के वो जो मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन पानी के पार्टिकल के ही पास को अलाउ करती है। तो जो चीज पानी के पार्टिकल की साइज से बड़ा है, वो पूरे का पूरा उस पर एब्जॉर्ब हो जाता है सिर्फ। ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। सिर्फ नाम याद रखना है कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता है कुछ। रिवर्स ऑस्मोसिस में लिखा रहा हूं क्या है, इससे सॉल्ट वगैरह भी हट जाते हैं पानी में से। रिवर्स ऑस्मोसिस। इन दिस मेथड, in this method, raw water is passed through raw water is passed through a semi-permeable membrane barrier. Semi-permeable, semi-permeable membrane barrier. Semi-permeable membrane barrier which permits the flow of clear water, which permits the flow of clear water, clear water and blocks the flow of salt, fluorides, etc. and blocks the flow of salt and fluoride. तो कुल मिला के सॉल्ट के रिमूवल में भी काम आता है, ये सॉल्ट के रिमूवल में भी काम आता है। सॉल्ट के रिमूवल को बोलते हैं डिसैलिनेशन। सॉल्ट का जो रिमूवल है उसको बोला जाता है डिसैलिनेशन। और जो फ्लोराइड का रिमूवल है, जो फ्लोराइड का रिमूवल है, इसको बोला जाता है डीफ्लोराइडेशन। डीफ्लोराइडेशन। तो रिवर्स ऑस्मोसिस डीसैलिनेशन और डीफ्लोराइडेशन इन दोनों के काम आता है। इसी के साथ वाटर ट्रीटमेंट समाप्त होता है। डन। मैं 1 मिनट में आया, भी रुको, 2 मिनट।
इसके बाद लिखिए वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। पीने का पानी साफ सुथरा हो गया, ट्रीटमेंट भी कर दिया उसका। अब देखते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, इसमें जो वेस्ट आएगा ये कौन सा पानी होगा? किस पानी की बात कर रहे हैं यहाँ पे? वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में कौन से पानी की बात कर रहे हैं? सीवेज की। क्या होता है सीवेज? सीवेज क्या होता है? अच्छा, दो वर्ड तुमने सुने होंगे, एक सीवेज होता है, एक स्लज होता है। एक सीवेज होता है, एक स्लज होता है, क्या फर्क है दोनों में? सीवेज और स्लज में क्या फर्क है? एनीवन? जो वेस्ट वाटर होता है, जो वेस्ट वाटर होता है उसको सीवेज कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं कुछ, और कुछ वाटर भी होता है। पानी काम में लेने के बाद जब गंदा होता है, चाहे वो घर से गंदा हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री में गंदा हो, तो वो सीवेज है। उस सीवेज में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे, कुछ वाटर भी होगा। इस सीवेज का वो पार्ट जो नीचे सेट हो जाता है, कीचड़ बोलते हो जिसको, वो होता है स्लज। इसका सॉलिड पार्ट जो नीचे सेट हो जाता है, जो नीचे जमा हो जाता है बेड पे, वो कहलाता है स्लज। तो सीवेज में पानी भी होगा, स्लज में पानी नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, बहुत कम पानी होता है। ठीक है। अब ये जो सीवेज आएगा, ये सीवेज कहां कहां से आएगा? हम सीवेज की बात करते हैं। सीवेज जो आएगा वो कहां कहां का होगा? मोस्टली या तो डोमेस्टिक सीवेज होगा, या तो डोमेस्टिक सीवेज होगा, या तो इंडस्ट्रियल सीवेज होगा। डोमेस्टिक सीवेज होगा या तो इंडस्ट्रियल सीवेज होगा। ये दो तरह के सीवेज की हम बात करेंगे। अब क्योंकि जब ये दोनों तरह के सीवेज निकलते हैं इंडस्ट्री से या घरों से, तो हम इनको डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते। हम इनको कलेक्ट करके पहले ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाएंगे, वहां इनका ट्रीटमेंट करेंगे, और उसके बाद में फिर इनको डिस्पोज किया जाता है जहां भी आपको करना है। ये चीज तुमने पहले भी देख ली थी स्टार्टिंग वाले दिन, जब हम एनवायरमेंट शुरू कर रहे थे तब। अब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। जिस तरह से पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ केमिकल थी, कुछ बायोलॉजिकल थी, सेम उसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स यहां भी, ये भी पानी है। जो जो कैलकुलेशन उस वहां पे करते थे वो सारी के सारी तरीके यहां भी एप्लीकेबल होंगे। तो बाकी की सारी चीजें सेम है। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या मैं कहूं एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बीओडी। वो है बीओडी। इस बीओडी का नाम सुना होगा तुमने। यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया तो। ठीक है, यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो पहले चैप्टर का नाम लिखिए, वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कुछ होती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं उनको डिक्टेट नहीं करूंगा, सिर्फ नाम लिख रहा हूं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पानी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी वही यहां पे होंगी। पहला टर्बिडिटी। पहला टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या करती है, किस किस से मेजर करते हैं, क्या होता है टर्बिडिटी से, टर्बिडिटी का रीजन क्या है, वो सारी चीजें। ठीक है। दूसरा है कलर। अच्छा, जो फ्रेश सीवेज होता है, फ्रेश सीवेज का मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ, उसका कलर कैसा होता है?
फ्रेश सीवेज का कलर कैसा होता है? जनरली ग्रे कलर या लाइट ब्राउन कलर। अगर फ्रेश सीवेज है, कलर ऑफ फ्रेश सीवेज इज ग्रे और लाइट ब्राउन। एंड कलर ऑफ हाईली पॉल्यूटेड सीवेज, इसका कलर होता है ब्लैक। और जब ब्लैक होता है तो उस वाले कंडीशन में हम इसको दो नाम देते हैं, या तो इसको बोलते हैं सेप्टिक, या इसको बोलते हैं स्टेल। इसको सेप्टिक और स्टेल बोला जाता है। क्या कारण है कि कलर का ग्रे कलर से ब्लैक कलर का हो जाना? मैंने एक दिन पहले भी बताया था ये बात, कि जो ब्लैक कलर हो जाता है ज्यादा गंदे पानी का, उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इस वाले पार्ट में डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होती। जब सेप्टिक हो जाएगा या बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होगा तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा तो वाटर पॉल्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, वाटर का पॉल्यूशन नहीं होता। कलर, कौन कौन सी चीज क्या क्या कलर देती है हम पहले देख चुके हैं पानी में ही। इसके अलावा ऑर्डर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, लिख लो इनको। नाम तो लिख लो इनके। डन। इसके बाद लिखिए केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें केमिकल बायोलॉजिकल दोनों एक साथ आ जाएंगे। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए इनके नाम मैं सबको लिख देता हूं। पहला हो सकता है टोटल सॉलिड। ठीक है, टोटल सॉलिड, टोटल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सेटलेबल सॉलिड। सेटलेबल सॉलिड, जो आसानी से सेट हो जाए। दूसरा है पीएच वैल्यू। यहां पे हार्डनेस, अल्कलिनिटी वगैरह चेक नहीं करते हैं लेकिन। तीसरा है क्लोराइड कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट। चौथा है नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट। प्रेजेंस ऑफ फैट, ग्रीस एंड ऑयल्स, प्रेजेंस ऑफ फैट, ग्रीस एंड ऑयल। सल्फाइड, सल्फेट, H2S गैस। इंपॉर्टेंट चीज जो है ये एक है डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये चीजें पहले नहीं पढ़ी थी हमने। केमिकल
ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसी को बोलते हैं बीओडी, इसको बोलते हैं सीओडी। एक होता है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, इसको बोलते हैं टीओसी। और एक होता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बोलते हैं टीएचओडी, टीएचओडी। टेलीग्राम के नोट्स, अच्छा टेलीग्राम के नहीं, एनवायरमेंट के नहीं है तो मैं भेज दूंगा, आज अपलोड कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। लिख लो ये, इसमें से सिंगल इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो बीओडी ही है और कोई भी नहीं। एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है छोटा सा, वो यहां से पूछ सकता है कि सेटलेबल सॉलिड को किससे मेजर करते हैं। बाकी ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बाकी ये सारी की सारी चीजें पढ़ चुके हैं। डिजोल ऑक्सीजन नहीं पढ़ा है, डिजोल ऑक्सीजन नहीं पढ़ा है, लिख लिया। लिख लिया होगा। इसमें पहला लिखिए सेटलेबल सॉलिड्स, क्योंकि टोटल सॉलिड कैसे कैलकुलेट करना है, सस्पेंडेड सॉलिड कैसे कैलकुलेट करना है, वो तो हम सीख चुके हैं। यहां पे सेटलेबल सॉलिड सीवेज में अलग तरह से मेजर किया जाता है। सस्पेंडेड सॉरी सेटलेबल सॉलिड जो है वो अलग तरह से मेजर किया जाता है। सेटलेबल सॉलिड, दीज आर डिटरमाइंड बाय इमहॉफ कोन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटरमाइंड बाय इमहॉफ कोन, इमहॉफ कोन। इमहॉफ कोन में क्या करते हैं, देखिए इमहॉफ कोन एक कोन होता है, लगभग 1 लीटर इसका वॉल्यूम होता है, ये इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का एक कोन होता है, इमहॉफ कोन। ये लगभग 1 लीटर के आसपास का होता है। 1 लीटर के आसपास का होता है। जब इसमें वाटर डाला जाता है, मतलब सीवेज, जब इसमें सीवेज डालोगे तो सीवेज में कुछ सॉलिड होंगे जो सेटलेबल सॉलिड्स हैं। सेटलेबल सॉलिड का मतलब जो नीचे सेट हो जाएंगे, नीचे सेट हो जाएंगे, वो सॉलिड क्या करेंगे, इस तरह से नीचे सेट हो जाते हैं, वो सॉलिड नीचे सेट हो जाते हैं इस तरह से, इस तरह से सॉलिड नीचे सेट हो जाते हैं। इनका मेजरमेंट कर लिया जाता है डायरेक्टली पीपीएम में, क्योंकि इस पे जो रीडिंग्स लिखी होती हैं, इस पे जो रीडिंग्स लिखी होती हैं वो डायरेक्टली पीपीएम में लिखी होती हैं। इस पे जो रीडिंग्स लिखी होती हैं वो डायरेक्टली पीपीएम में लिखी होती है।
तो कहां तक सॉलिड जमा हुआ है उतना ppm डायरेक्टली रिजल्ट दे देगा। ओके, तो इम्हॉफ कोन इज फिल्ड विद वाटर। इम्हॉफ कोन is filled with water, and solids are allowed, and solids are allowed to settle for 30 minutes. Solids are allowed to settle for 30 minutes. बस depth of settlement gives unit directly in something ppm और मिलीग्राम पर लीटर। अब ये जो सेटलेबल सॉलिड्स हैं इनको हटाने के लिए हमारे पास अलग व्यवस्था होती है, ग्रिड चेंबर होता है एक, वहां पे हम सेटलेबल सॉलिड्स का रिमूवल करते हैं। इसके अलावा सस्पेंडेड सॉलिड, डिजोल्व सॉलिड वो अलग हैं। सस्पेंडेड सॉलिड, डिजोल्व सॉलिड वो अलग हैं। ये वो सॉलिड है जो आसानी से सेट हो जाता है, आसानी से सेटल कर जाता है, वो सॉलिड है। डन। यस सर, डन। इसके बाद अपन चलते हैं सीधा डिजोल्व ऑक्सीजन पे, क्योंकि बीच की सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद चलते हैं सीधा डिजोल्व ऑक्सीजन। आगे पूरे सीवेज में डिजोल्व ऑक्सीजन काम आता रहेगा। डिजोल्व ऑक्सीजन, नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता होगा, है ना। जो ऑक्सीजन का अमाउंट वाटर में डिजोल्व रहता है वो डिजोल्व ऑक्सीजन है। इसके मेजरमेंट के लिए सिर्फ नाम याद रख लो, विंकलर मेथड से इसका मेजरमेंट किया जाता है, वो हमारा काम नहीं है मेजर करना। अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन is determined by Winkler's method। बस नाम याद रख लो इसका, हमारा काम नहीं है ये। एक अमाउंट, एक नाम बहुत सुनोगे आगे तुम, सैचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन। सैचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी मैक्सिमम चीज। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर में प्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे मैक्सिमम डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में हो सकती है वो कहलाती है सैचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन। जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड हम लेके चलते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर सीवेज का, अपने इंडिया में सीवेज का स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं। उस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगभग 9.2 या 10 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास डिजोल्व ऑक्सीजन हो सकती है मैक्सिमम। तो इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल, it is the maximum possible dissolved oxygen that can remain in water ठीक है। फॉर एग्जाम्पल for 20 डिग्री सेंटीग्रेड saturation dissolved oxygen
saturation dissolved oxygen is taken 9.2 मिलीग्राम पर लीटर। अगर तुमको एग्जाम में 10 दिया है तो 10 ले लेना। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगी। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, अगर टेम्परेचर 20 से 25 हो गया तो 25 डिग्री पे 9.2 रहेगा, या इससे ज्यादा होगा या कम होगा सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन? बताओ, मैंने पहले भी एक दिन बताया था ये। अगर टेम्परेचर 20 से 25 हो गया तो सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। क्यों? क्यों होगा कम? क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस बढ़ती हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बायोकेमिकल रिएक्शंस बढ़ेंगी, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस बढ़ेंगी, कॉरस्पॉन्डिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है। एक नोट करके लिखना है, यहां पे आगे भी बात करेंगे इसके बारे में वैसे तो। फॉर सर्वाइवल ऑफ फिशेज, फॉर सर्वाइवल ऑफ फिशेज dissolved oxygen should not be less than 4 ppm. Dissolved oxygen should not be less than 4 ppm. 4 ppm से कम डिजोल्व ऑक्सीजन पे फिशेज सर्वाइव नहीं कर पाती है, मर जाती है। बहुत सारे जगह पे गंदे पानी में मछलियां मर जाती हैं जहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन 4 से कम होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे बायो, ये तो नेचर है ना केमिकल रिएक्शंस का, बायोकेमिकल रिएक्शंस का, कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिएक्शन ज्यादा तेजी से होती है। टेम्परेचर ससेप्टेबल होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस। इसके लिए तुमने केमिस्ट्री पढ़ी होगी 11वीं 12वीं में। हो गया। पानी को बॉईल करते हैं तो, अरे बायोकेमिकल रिएक्शन अकेले पानी में थोड़ी होगी। अगर पानी में कुछ भी इंप्योरिटीज हैं, चाहे बैक्टीरिया ही हैं, तो भी रिएक्शन होगी। अगर बैक्टीरिया को कुछ खाने पीने के लिए है तो बायोकेमिकल रिएक्शन होगी। लेकिन जब अगर पानी साफ सुथरा है, उसको बॉईल करोगे तो उसमें कुछ है ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, सर तो वो रिएक्ट इम्प्योरिटीज करेगा होती किससे? है सर इम्प्योरिटीज हम एक होती है। सीरीज की जनरल कंडीशन लेके चलते हैं जहां पे ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है।
बैक्टीरिया के सर्वाइव करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से वो ज्यादा तेजी से काम कर पाता है और केमिकल रिएक्शन ज्यादा तेजी से होती है। कौन है डाउट पूछने वाला भाई? केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है क्या अभिनव सिंह? सर क्या, सर केमिस्ट्री पढ़ी है, बट मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर वाटर में अगर हम इसको नॉर्मली बॉईल करते हैं आगे तो चले। हम फिर हम ए, भाई कोई भी रिएक्शन कब होगी? तुमको पता है कि एसिड रिएक्शन करता है किसी चीज के साथ, लेकिन जब अकेला एसिड ही है तो वो किससे रिएक्ट करेगा? दूसरी चीज चाहिए ना रिएक्शन करने के लिए। तो पानी को बॉईल करते टाइम पे अगर कोई चीज उसमें इस तरीके की है जिनसे रिएक्शन होती है तो रिएक्शन ऑब्वियस होगी। आगे लिखिए सीओडी। ये चीजें नहीं है तुम्हारे लिए सीओडी वगैरह। सीओडी। अरे तेरा कोई पर्सनल डाउट हो तो उसको टेलीग्राम पे भेज दिया कर, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दिया कर, मैं जवाब दे दूंगा। या मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है माइक ऑन करने की। ठीक है, तेरे जो डाउट हो क्लास के डाउट लिख लिया अगर साथ में ये डाउट है, उनको बाद में टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप पे पूछ लिया कर मेरे से। बाकी अगर इस तरीके का डाउट पूछेगा कि सर पानी गर्म करने पे क्या होगा, तो वो उस तरीके का डाउट तुम पूछने भी नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर डाउट हो तो उनको पूछना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीओडी, क्या नाम बताया था पूरा नाम? सीओडी का पूरा नाम क्या था? ये तुमको याद रहनी चाहिए। इसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। केमिक जिस तरह से हम क्या करते थे, जैसे अल्कलिनिटी हमने मेजर किया, तो अल्कलिनिटी को मेजर करने के लिए हमने क्या किया था, एसिड डालते थे ताकि वो एसिड पूरी अल्कलिनिटी को रिमूव कर दे। हाँ प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर पाता तो तेरा डाउट लिख लिया कर, उसके बाद में पूछ लिया कर। तो क्या कह रहा था मैं, जैसे अल्कलिनिटी मेजर किया, तो अल्कलिनिटी को मेजर करने के लिए हमने क्या किया था, जो एसिड था एसिड डाला, और एसिड के इक्विवेलेंट इनडायरेक्टली हमने बता दिया था कि इतनी अल्कलिनिटी यहां पे हो सकती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या बताता है? टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट बताता है। टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट बताता है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर दो तरह के हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर दो तरह के हो सकते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। जो बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं हो पाता वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है वो बायोडिग्रेडेबल है। दो तरह के ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन एजेंट मिला के और सभी तरीके के ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करवाया जाता है। कितने अमाउंट पे डिकम्पोज हो जाएंगे, वहां से इनडायरेक्टली टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट का या टोटल ऑर्गेनिक मैटर को बता देते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल टोटल ऑर्गेनिक मैटर तुम्हारे पास इतने हैं, दैट्स इट। तो सीओडी बताएगा टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट का अमाउंट, चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है, बस इतनी चीज याद रखनी है, इतनी चीज याद रखनी है। देखिए दूसरी मेरी मजबूरी तुम ये समझिए
कि कॉलेज इतना टाइम नहीं देता एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, तो अभी मुझे थोड़ा सा स्पीडली चलना पड़ रहा है, लेकिन इन्हीं चीजों को स्पेसिफाइड टाइम में जब हम पढ़ाते हैं तो वहां चीजें और अच्छे से क्लियर होती हैं। तो दूसरा फैक्टर ये भी है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना टाइम है उसमें अच्छे से अच्छे पढ़ा दिया जाए। The COD test is used. COD test is used. COD test is used to measure. Is used to measure. Is used to measure the content of organic matter. Measure the content of organic matter. Content of organic matter in the waste water. In the waste water. Both biodegradable, both biodegradable and non-biodegradable and non-biodegradable. ओके, दूसरा है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं इसका, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड का। इफ द केमिकल फॉर्मूला एंड क्वांटिटी ऑफ इफ केमिकल फॉर्मूला if chemical formula and the quantity of and quantity of all organic matter, quantity of all organic matter present in the sewage, present in the sewage, present in the sewage is known, present in the sewage is known, the exact amount of oxygen required, the exact amount of oxygen required of oxygen required to oxidize that organic matter is termed as theoretical oxygen demand, theoretical oxygen demand। एक फॉर्मूला में लिख रहा हूं यहाँ पे, एक अगर ग्लूकोज है C16H12O6, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए 6 मोल चाहिए ऑक्सीजन के, तब जाकर के 6CO2 और 6H2O बन जाता है। ये स्टेटमेंट लिखो एक बार, फिर मैं समझाता हूं है क्या। देखो, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो गेट में पूछे जाते हैं, वहां तो मैं छोड़ता ही नहीं कि कोई डाउट रहे। पहली बात तो जहां से नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, बस इतना सा फर्क है। लिख लिया? देखिए, इसका मतलब ये है
कि अगर तुम्हारे पास कोई ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है? एक बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। ग्लूकोज एक बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। ओके, इसकी अगर आपके पास क्वांटिटी पता है, इसका केमिकल फॉर्मूला तो हमको पता ही है, और केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर हमको जानकारी है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी की ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए या ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ये 1 मोल क्या है? ग्लूकोज है। जैसे ये 1 मोल ग्लूकोज है, इस 1 मोल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए 6 मोल ऑक्सीजन की चाहिए। इनके मोल से वेट निकाला जा सकता है कि कितने ग्राम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। जैसे मैं कहूं तुमसे कि मुझे बताओ 300 ग्राम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना CO2 चाहिए होगा, कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो वो हो जाएगा इस 300 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर के लिए थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या? इसका वेट निकाल लो, C6H12O6 का कितना ग्राम आता है, देखो। इसका वेट निकाल लो, जैसे हम पहले से करते आए हैं, लाइम में भी किया है, लाइम सोडा में भी किया है, एलम में भी किया है हमने। तो 1 मोल ग्लूकोज का वजन कितना होता है, कितने ग्राम? — 144। वापस चेक करो एक बार यार। C672 तो ये हो गया, 12 ये हो गया, फिर 16 × 6 तो 144 से तो ज्यादा आएगा, 180। 180 तो इसका 1 मोल हो गया 180 ग्राम। 180 ग्राम ग्लूकोज के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 6 × 2 × 16 कितना चाहिए? 6 × 2 × 16 192 ग्राम। तो ये 180 ग्राम ग्लूकोज के लिए थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी हो गई? 192 ग्राम। तो 300 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी? 192/180 × 300। ये हो गया आपका थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाउ मच? $320। समझ में आ गया कि तुम्हारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, क्लियर? बता दूं? नेक्स्ट लिखिए TOC। TOC क्या फुल फॉर्म है TOC का? टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, TOC। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। चलिए, ये भी ऑर्गेनिक मैटर को बताने का एक दूसरा तरीका है। हम यहां पे क्या करते हैं, कार्बन कंटेंट के फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर को लिखते हैं। इस ऑर्गेनिक मैटर को कार्बन कंटेंट के फॉर्म में लिखा जाता है, ये एक दूसरा तरीका है। इट इज जस्ट एन अनदर मेथड, इट इज जस्ट एन अनदर
मेथड ऑफ expressing organic matter in form of its कार्बन कंटेंट। कुल मिलाकर के उस ऑर्गेनिक मैटर को उसके कार्बन कंटेंट की फॉर्म में बताना, दैट्स इट। जैसे इस ग्लूकोज है, 180 ग्राम ग्लूकोज है, इस 180 ग्राम ग्लूकोज के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बन कंटेंट कितना है इसमें, ये 6CO2। कितना होगा 6CO2 का मतलब 32 + 12 × 6, और इसमें कार्बन कंटेंट कितना है, सिर्फ 6 मोल है कार्बन के, तो 12 × 6 कितना हो जाएगा 72 ग्राम ऑफ कार्बन। इधर तो कोई कार्बन है ही नहीं है इधर तो कोई कार्बन है नहीं, यहां भी कोई कार्बन होता तो उसको भी ऐड करते। तो कार्बन कंटेंट कितना है, सिर्फ 72 ग्राम। तो अगर मान लेते हैं कि 200 ग्राम ग्लूकोज है तो 200 ग्राम ग्लूकोज का टीओसी कितना होगा 72/180 × 200। ये ऑर्गेनिक मैटर को बताता है कि कार्बन कंटेंट कितना है। बस कितना आता 200 ग्राम के लिए 80, तो 200 ग्राम ग्लूकोज का टीओसी कितना हो गया 80 ग्राम। सब ऑर्गेनिक मैटर को बताने के अलग अलग तरीके हैं सीओडी में क्या था, टोटल कंटेंट बता दिया था उसने। सीओडी में टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट बता दिया था, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल है चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। टीएचओडी में ये बता दिया था कि उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। और इसमें क्या बताया, ऑर्गेनिक मैटर को कार्बन कंटेंट की फॉर्म। ये तो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो इसको। आगे चलते हैं बीओडी, वो इंपॉर्टेंट चीज है। आगे लिखिए बीओडी। किसी को जानकारी है बीओडी के बारे में कुछ, एनीवन? बीओडी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी को कुछ जानकारी है amount of oxygen required to complete decomposition of organic matter. Anyone else? देखिए जो ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर में दो तरह के ऑर्गेनिक मैटर हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता, जिसका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता वो नुकसान नहीं करता है। ऑर्गेनिक मैटर कौन सा नुकसान करता है, जिसका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है। और सबसे ज्यादा नुकसान कब करता है, जब वो पार्शली डिकम्पोज्ड फॉर्म में होता है तब। अगर डिकम्पोज नहीं हुआ है तब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डिकम्पोज अगर पूरा हो गया है तब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला तो कोई खास बात, ये इसमें कोई खास दिक्कत ही नहीं है। अब ये जो बायोडिग्रेडेबल है, इस बायोडिग्रेडेबल में भी हो सकता है कुछ कार्बन के कंटेंट हो, मतलब कार्बोनेशियस मैटर हो, या फिर हो सकता है कोई नाइट्रोजन के मैटर हो,
नाइट्रोजेनियस मैटर हो। जनरली सीवेज में ये दो तरह के होते हैं। जनरली जो सीवेज है उसमें बायोडिग्रेडेबल मैटर दो तरह के होते हैं, कार्बोनेशियस मैटर और नाइट्रोजेनियस मैटर। इन दोनों को डीकंपोज करने के लिए या ऑक्सीडाइज करने के लिए, डीकंपोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, वो कहलाता है आपका बीओडी। वो कहलाता है आपका बीओडी। कि जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, उस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के डीकंपोजिशन के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड बीओडी। समझ में आ गया? अगर कोई तुमसे ऐसा कहे कि किसी सीवेज का बीओडी ज्यादा है, तो ये ज्यादा पॉल्यूटेड है या कम पॉल्यूटेड है? अगर कोई आपसे ऐसा कहे कि किसी सीवेज का बीओडी ज्यादा है, तो ये ज्यादा पॉल्यूटेड है या कम पॉल्यूटेड है? ज्यादा पॉल्यूटेड है ना, क्योंकि बीओडी क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड है। हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को बीओडी की फॉर्म में बताते हैं। हम सीधा सीधा ये समझते हैं कि बीओडी ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। तो बीओडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ऑर्गेनिक मैटर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पॉल्यूशन के। ये चीज याद रखना। मतलब बीओडी ज्यादा है। दूसरी चीज, ये जो बीओडी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन के। क्योंकि अगर डिजोल्व ऑक्सीजन है तो ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, क्योंकि डिकम्पोज हो चुका होगा रिएक्शन से, या फिर उसका पॉल्यूशन कम है। अगर बीओडी किसी चीज में ज्यादा है, वाटर में, तो उसका डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा है, जैसे किसी ने कह दिया तुमको कि फॉर एग्जांपल इफ डिजोल्व ऑक्सीजन सैचुरेशन, किसी नदी में या किसी स्ट्रीम में डिजोल्व ऑक्सीजन सैचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन के बराबर है, तो उसमें बीओडी कितना होगा? उसमें बीओडी नहीं होगा, क्योंकि बीओडी अगर होगा, अगर ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो बैक्टीरिया के साथ उसकी रिएक्शन चलती रहेगी, जिसमें कंजप्शन होगा किसका, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन सैचुरेशन पे नहीं रह पाएगा। ऑक्सीजन लेवल अगर सैचुरेशन पे है, इसका मतलब वहां पे पोल्यूशन नहीं है, वहां पे किसी तरीके का ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि आगे ये चीजें बहुत काम आएंगे। जैसे बीओडी काफी ज्यादा हो गया तो मैंने लिख दिया कि इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं होगा, या फिर अगर डिजोल्व ऑक्सीजन सैचुरेशन है तो मैं वहां पे लिख दूंगा डायरेक्टली बीओडी का वैल्यू 0 है। और बीओडी बताएगा क्या, मुझे ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस बताएगा। क्लियर एवरीवन? बता दूं इसको? चलिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज यूज्ड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड is used as a measure of the quantity of oxygen required, measure of the quantity of oxygen required, for oxidation of biodegradable organic matter, present in water by aerobic biochemical action.
बाय एरोबिक बायोकेमिकल एक्शन। ये अनएरोबिक भी हो सकता है ना, हम कोशिश करेंगे एरोबिक में रखने की। ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर, ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर may be due to carbonaceous matter, and nitrogenous matter। ओके, यहां पे एक नोट लिखेंगे, उसके बारे में डिक्टेट में कल करूंगा। फॉर डोमेस्टिक सीवेज, nearly all oxygen demand is due to carbonaceous organic material, carbonaceous organic matter and is determined by BOD test, by BOD टेस्ट। डोमेस्टिक सीवेज में पूरा जो बीओडी होता है लगभग कार्बन कंटेंट की वजह से ही होता है। नाइट्रोजन कंटेंट डोमेस्टिक सीवेज से नहीं निकलता है या डोमेस्टिकली नहीं निकलता है, ठीक है। इसलिए जब हम बीओडी 5 की बात करते हैं, कई बार उस बीओडी 5 में सिर्फ कार्बन की वजह से, ये कार्बनिक मैटर की वजह से जो बीओडी आया है उसी को कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, उससे क्या फर्क पड़ता है, इन सब के बारे में कल बात करेंगे। अब हमारे पास समय कम है, मतलब समय खत्म ही हो गया है, कम तो क्या है, मेरी दूसरी क्लास होती है 10 बजे से। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्लास को बंद कर रहा हूं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।